हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 2016 का पेपर की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 2016 का 2 पार्ट हमने आपको अवेलेबल करा दिया, जिसमें 1 से लेके 50 प्रश्नों तक सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे 51 से लेके 75 प्रश्न यानी 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग विस्तृत तरीके से देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक यूपी पीजीटी का बैच हम लोगों ने चालू किया है, जो 20 अक्टूबर से चालू हो रहा है। इसमें आपको नोट्स, वीडियो, प्रीवियस ईयर सॉल्व और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट या नोट्स जो है आपका टॉपिक टू टॉपिक रहेगा। जितने टॉपिक आपके पीजीटी में दिए गए, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। सभी टॉपिक पे नोट्स और वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे और 5 प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट टाइप का जो 125 प्रश्नों पर आधारित होगा, उसको आपको दिया जाएगा। यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर भी कराए जाएंगे और कंबाइंड प्रीवियस ईयर भी कराए जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ आपको पूरी फ़ी की डिटेल दे दी जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ जो है पीजीटी के साथ आपका टीजीटी का जो बैच है वो फ्री रहेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस सेम होता है। तो क्या क्या यहाँ पर आपको मैं दूँगा, PDF, वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 51 वहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून पहले आता है? हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या सिंधु गंगा मैदान। अब देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून का तात्पर्य यहाँ पे जून में बात किया जा रहा है, क्योंकि भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है ये आपका 1 जून को आ जाता है। ठीक, तो ये दे रहा है। देखिए यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे कि राज्यों का नाम दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है। तो यदि आप ये पूरा देखेंगे मानसून का जो टॉपिक है तो आसानी से कर ले जाएंगे। और काफ़ी लोगों की ये जानकारी है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन मानसून की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मान लीजिए आपका इंडिया का ये मैप हो गया। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है ये आपका किस प्रकार का मानसून होता है? ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, इसकी दिशा ये दक्षिण पश्चिम होती है। तो हमने ये भी आपको बताया है सेकंड वाले पार्ट में ही कि दक्षिण पश्चिम कैसे हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक, तो ये इधर से यानी इसकी दिशा जिधर से जहाँ से हवा प्रवाहित हो और जिस दिशा की ओर जाए, तो वही आपका देखिए किस दिशा में जा रहा है। ये इधर आपका दक्षिण है, कलर थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इधर क्या है, दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। तो इधर से इधर जा रहा है तो ये आपका क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। यदि इधर से इधर आएगा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, तो पूछता है कि उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून की संज्ञा दी जाती है। ठीक, यहाँ पे जो आपका एक कॉन्सेप्ट है, थर्मल कॉन्सेप्ट जो होता है, तो जब लौटता हुआ जो मानसून है, इससे सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु के चेन्नई राज्य में होती है। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में, क्योंकि उसकी राजधानी है। अब यहाँ पे चूँकि जो प्रश्न दे रहा है आपका हिमालय, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सिंधु गंगा मैदान, तो यहाँ से पहले आपको ये समझना है कि कौन सा पूर्वी घाट है, कौन सा पश्चिमी घाट है। ठीक, तो हिमालय जो है आपका यहाँ पे है, तो ये आपका हिमालय हो गया। यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जाएगा नहीं, यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून यहाँ से नहीं जाता। पूर्वी घाट यानी ये वाला पार्ट जो है पूर्वी घाट कहा जाता है, इधर वाला ये आपका पश्चिमी घाट होता है। सिंधु गंगा मैदान, तो सिंधु और गंगा जो नदियाँ हैं उनके द्वारा जो बनाए गए निर्मित मैदान, तो सिंधु का जो मैदान है इधर आपका हो जाता है, और गंगा यानी कि ये वाला पूरा यहाँ से लेके ये वाला बेल्ट, तो ये सिंधु गंगा मैदान वाला बेल्ट कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। सबसे पहले ये आपका पश्चिमी तट पे केरल राज्य में प्रवेश करता है, उसके बाद धीरे धीरे आपका आगे ये बढ़ता है। 15 जून के आसपास तक ये आपका इधर उत्तर के विशाल मैदान की तरफ प्रवेश कर जाता है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक, तो भारत में लगभग 90% जो वर्षा होती है ये आपका इसी मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। और भारत को इसीलिए उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो सक्रियता है
दक्षिणी पश्चिमी मानसून की यानी ग्रीष्मकालीन मानसून की ये जून से लेकर सितंबर तक रहता है। अगला ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान से, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास या शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार से। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका दुग्ध उपलब्धता में सुधार से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, कब से चालू किया गया। तो ये शहरों में जो दूध उपलब्धता है उसमें सुधार करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड जो है ये डेयरी उद्योग से जुड़ा है और किसानों के विकास में ये सहायता करता है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के उत्पादकों को लगभग 700 से अधिक शहरों और नगर उपभोक्ताओं से ये जोड़ता है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? ज्वारनदमुख यानी कि एक प्रकार से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है? कौन कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, गोदावरी है, स्वर्णरेखा है, महानदी है, तापी है। तो ज्वारनदमुख कौन सी नदी बनाती है? यहाँ पे आपका तापी नदी बनाती है। ठीक, ज्वारनदमुख कौन सी नदी बनाती है? तो तापी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तापी नदी कहाँ से निकलती, कहाँ को जाती है? तापी नदी आपका मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से तापी नदी का उद्गम होता है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होते हुए यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। फिलहाल ये आपका बॉर्डर बनाती है। ठीक, तो गुजरात में भी ये आ जाती है, महाराष्ट्र में और एमपी में। क्लियर हुआ? अब ज्वारनदमुख क्या होता है और ये ज्वारनदमुख का निर्माण क्यों करती हैं ये भी समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि ये वाला इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपका विंध्य है, इसके नीचे सतपुड़ा रेंज पड़ता है। ठीक, विंध्य है और सतपुड़ा रेंज है। जो आपका नर्मदा है ये इसके बीच से जाती है, तापी इसके नीचे से जाती है। ठीक, और चूँकि ये वाला एरिया पठारों का है और पठारों की वजह से यहाँ पे जो ये नदियाँ जाती हैं ये अपने साथ नदभार नहीं ले जा पाती हैं और इनके बीच उतना वेग भी नहीं रहता जितना कि आपका हिमालय से निकलने वाली नदियों में रहता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई से निकलती हैं तो यहाँ पे गार्ज, गहरे गहरे गार्जों का निर्माण होता है और ये अपने साथ नदभार भी अधिक ले जाती हैं, लेकिन ये नदभार नहीं ले जा पाती हैं। और इनका प्रवाह किस दिशा में होता है? इधर आपका अरब सागर की ओर ये यहाँ पे गिरती हैं, यहाँ पे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये यहाँ पे गिरती हैं तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें नदभार की कमी रहती है और दूसरी बात ये कि ये जो एरिया है ये पश्चिमी घाट बोला जाता है और ये पर्वतों का कगार होता है, यानी कि जो पर्वत है वो उसका खड़ा पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये है तो इसका ये वाला एरिया है, यानी कि यहाँ पे जो आपका महाद्वीपीय मग्न तट है वो काफ़ी गहराई में है। इसीलिए यहाँ पे जब मान लीजिए थोड़ा बहुत जो नदभार नर्मदा या तापी नदियाँ लाती हैं तो यहाँ पे जब ये गिराएंगी तो ये इसका जो नदभार पूरा पूरा समुद्र में डूब जाएगा। तो यहाँ से पता नहीं चलता है। तो जो यहाँ पे जहाँ ये नदियाँ मान लीजिए यहाँ गिराती हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लगता है कि हाँ ये एक द्वीप की भांति दिखाई देता है, लेकिन इसी को बोलते हैं ज्वारनदमुख। जबकि डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जैसे मान लीजिए आप महानदी सुंदरबन डेल्टा हो गया, तो डेल्टा यहाँ से ही एकदम पूरा विस्तृत ये बहुत भू उपजाऊ मैदानों की भांति ये निकलता है। यहाँ से नदियाँ कई धाराओं में बढ़ जाती है, बीच में ये मृदा वगैरह पूरा जम जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी नदी है जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो तापी है, नर्मदा है, माही भी है। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है? सिंधु, गोमती, काली, सतलज। कौन सी नदी प्राचीन नदी की श्रेणी में शामिल नहीं है? सिंधु, गोमती, काली, सतलज। तो जो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वह है गोमती। ठीक, कौन सी हो जाएगी? गोमती। अब गोमती कैसे होगी? चूँकि जो प्राचीन भारत की नदियों का यहाँ से उससे तात्पर्य ये है
कि जो समय काल में अपने मार्ग में स्थलाकृति परिवर्तन के बावजूद अपने मूल जो प्रवाह मार्ग है उसको बनाए रखें, यानी पूर्ववर्ती जो नदियाँ हैं, ठीक, जो पूर्ववर्ती या प्राचीन नदियाँ हैं उसे ही प्राचीन नदी कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जिस पैटर्न को अपनाए रहती हैं उसी पैटर्न के अनुसार ये प्रवाहित होती हैं। जैसे सिंधु नदी हो गई, काली नदी भी है, सतलज नदी भी है। जबकि गोमती नदी क्या होती है, ये मैदानों में प्रवाहित होती है और ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। फिलहाल उतना मार्ग तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अन्य की अपेक्षा ये मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। हिमालय क्षेत्र की नदी जैसे मान लीजिए सिंधु हो गया, सतलज, गंगा, घाघरा, काली, कोसी, गंडक, ये नदियाँ क्या है कि जब हिमालय का उत्थान हुआ था उसके पहले से ये हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ और पर्वतों में ये गार्ज बनाते हुए बही थी। जबकि जो आपका गोमती नदी है वो हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो है यहीं आपका पीलीभीत से के आसपास से आपका ये गोमती नदी निकलती है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? झेलम, तीस्ता, रावी और ब्यास। तीन में से कौन सी नदी जो है कहाँ पे प्रवाहित होती है? कश्मीर घाटी में। तो कश्मीर घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो जो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, कश्मीर घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी में आपका झेलम नदी है जो कश्मीर घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी है? झेलम। अगला देखिए, कोरी क्रीक स्थित है बंगाल की खाड़ी में। सर क्रीक तो आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पे है कोरी क्रीक, बंगाल की खाड़ी में, पाक जल संधि में, कक्ष का रन, लाल सागर। तो कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरी क्रीक जो है, या कोर क्रीक कहीं कहीं पूछा जाएगा तो कक्ष के रन में स्थित है। कहाँ पे है? कक्ष के रन में है। ठीक, अगला है क्रीक क्या होता है या रन क्या होता है? तो क्रीक ही एक प्रकार से आप दलदल एरिया इसे कह सकते हैं, आर्द्र भूमि कह सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? कार्डमम पहाड़ी पे, अन्नामलाई पे, नीलगिरी पे या पालनी पहाड़ी पे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीलगिरी पर। यदि आप देखें मैप में, आप देखिएगा तो ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पे आपका नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में देखने को मिलता है। हिंदी ये भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो हिंदू शब्द का जो इस्तेमाल था वो सबसे पहले किन लोगों ने किया था? यूनानी ने, रोमन ने, चाइनीज ने या अरबी लोगों ने? किन लोगों ने पहली बार जो है हिंदी या भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अरबी लोगों ने किया था। अगला है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बटवा जनजाति कांगो बेसिन से है, और इनुइट मध्य एशिया, रुआल, इनुइट कहाँ से है? मध्य एशिया। रुआल जनजाति सऊदी अरब, सिमांग मलेशिया से है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा यही बात कि कौन सा सही नहीं है, जो मिलान यहाँ पे आपको कराया गया है तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इनुइट। इनुइट ये आपका इसका संबंध जो है आर्कटिक क्षेत्रों से है, न कि मध्य एशिया से है। तो ये आपका सम्मिलित नहीं, यही सही हो जाएगा। जबकि बटवा जनजाति कांगो बेसिन, रुआल सऊदी अरब, सिमांग मलेशिया। तो इससे आपका देखिए ये चीज़ें भी कभी कभी पूछी जाती हैं, तो आपका चारों ऑप्शन पढ़ने से कई चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। इसी तरह जैसे मान लीजिए बुशमैन कहाँ पे है? कालाहारी में। बोरो जनजाति अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में है। एस्किमो आपका ग्रीनलैंड में है। ठीक, गोंड जनजाति भारत की है। तो ये जनजातियाँ कई बार आपका पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि जनजाति कौन सी पशुचारण से संबंधित होती हैं। तो पशुचारण जो है ये मसाई जनजातियाँ ज़्यादातर पशुचारण करती हैं।
ठीक, पशुपालक कृषक भी इन्हें कहा जाता है। अगला, निम्न में से समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी होता है? तो समुद्री स्तनधारी में कौन सा जीव शाकाहारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है? समुद्री गाय, सील मछली, समुद्री शेर, दरियाई घोड़ा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा समुद्री जीव या समुद्री स्तनधारी शाकाहारी कहा जाता है? तो ये आपका है समुद्री गाय। ठीक, समुद्री गाय को डुगोंग या एक स्तनधारी समुद्री जीव के रूप में जाना जाता है। ये शाकाहारी है, ये केवल समुद्र वाला जो पत्ते होते हैं, समुद्री घास होती हैं, इन्हीं का भक्षण ये करता है, समुद्री गाय करती है। यह विश्व के कई भागों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में जल में पाई जाती है। ये डुगोंगिन डाय नामक कुल की इकलौती जीवित जाति है और इस कुल की स्टेलर नामक समुद्री गाय भी थी जो 18वीं सदी में शिकार के कारण जो है लुप्त हो गई। निम्न में से एक में बबूल और बाओबाब पेड़ पाए जाते हैं। अब देखिए, वनस्पतियों से रिलेटेड भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि निम्न में से कहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ, जो घास के मैदान है वहाँ पे वनस्पतियों को भी पूछा जाता है। आपके सिलेबस में दिया गया है, ये डायरेक्ट मेंशन है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका सवाना बायोम है। ठीक, बायोम में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको बताऊँगा कि जो वृक्ष हैं, किस प्रकार के वृक्ष किस बायोम में रहते हैं, जंतु कौन से पाए जाते हैं। तो सवाना जो बायोम है, थोड़ा सा इंट्रो देख लीजिए। ये आपका भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 10 से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। सवाना बायोम में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखा सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है। जैसे बबूल और बाओबाब क्या है, इसी बायोम में पाए जाते हैं क्योंकि इसमें सूखा सहन करने की क्षमता भी इसमें पर्याप्त रूप से विकसित होती है और यहाँ पे चूँकि टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। अगला, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन या प्राथमिक उत्पादकता किसकी है? शैवाल तल और भित्तियों का, महाद्वीपीय मग्न तटों का, खुले महासागरों का या ज्वारी नदी मुख का, यानी ज्वारी नद मुख का। तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, शैवाल और जो कोरल भित्तियाँ हैं यानी एल्गी बेड्स और जो रीफ हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक उत्पादन है इन्हीं में देखा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं, यानी कि इसमें से कौन सा गलत दिया हुआ है, ये आपको देखना है। बाह्य जल संधि जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य है, बाह्य जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य बाह्य जल संधि पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है टॉरस जो जल संधि है ऑस्ट्रेलिया न्यूगिनी के बीच है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों में है। ग्रेट बैरियर द्वीप जो है न्यूजीलैंड के पश्चिम में है। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बना दे रहे हैं, इससे आप लोग स्पष्ट हो जाइएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तस्मानिया कहाँ पे है, यहाँ है। ठीक, और इधर आपका न्यूगिनिया है, पपुआ न्यूगिनी जिसे कहा जाता है, और इधर आपका ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक, यहाँ पे आपका मर्रे डार्लिंग नदियाँ हैं और यही आपका यहाँ से एक पूछा था यूपीपीसीएस में कि डार्लिंग श्रेणी जो है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? ऑप्शन दिया था दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी तट पे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा एरिया आ जाएगा, यहाँ से आप सोचिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये कौन से पार्ट में आ जाएगा, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व में है। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, जल संधि। तो जो बॉस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया से, यहाँ पे आपका तस्मान सागर है, तो ये बॉस जल संधि यहाँ पे है। और यहीं देखेंगे आप जो है न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड को अलग करने वाले दो द्वीप हैं यहाँ पे आपका, नॉर्थ और साउथ।
इनको अलग करने वाली जल संधि का नाम है कुक जल संधि। ठीक, क्या नाम है? कुक जल संधि। और यहाँ पे आपका बॉस जल संधि हो गया, यहाँ पे आपका टॉरस जल संधि है, टॉरस। तो टॉरस जो पपुआ न्यूगिनिया यानी न्यूगिनिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक, तो यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? न्यूजीलैंड के पश्चिम में है, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे इसके उत्तर में हो जाएगा, पश्चिम न्यूजीलैंड का ये होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डी। अगला विस्तृत मग्न तट पाया जाता है। ये देखिए बहुत बार हमने कराया है, तो इसको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता इसमें नहीं है। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मग्न तट कहाँ पे देखने को मिलता है, यानी चौड़ाई आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक में, हिंद महासागर में या प्रशांत में। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो गया आर्कटिक महासागर में। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 65वां है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार होता है, ये भी सही है, डूबा हुआ विस्तार होता है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित होता है, ये भी सत्य है कि मग्न तट जो है ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग होता है, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक, ये सभी जो है आपके महाद्वीप का ही पार्ट होता है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक में। अब देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न आपने देखा उसी से आप इसको कर पाएंगे। क्या दिया है कि महाद्वीप सबसे विस्तृत मग्न तट कहाँ पे होता है? यहाँ दिया अटलांटिक में। अटलांटिक में नहीं बल्कि कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में। तो इसलिए कौन सा हो गया? ये रॉन्ग हो गया। अगला है कौन सी ठंडी जलधारा है? अगुलहास, एंटिलीज, हम्बोल्ट, क्यूरेसियो। ठंडी धारा कौन सी है इसमें? अगुलहास है, एंटिलीज है, हम्बोल्ट है, क्यूरेसियो है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट। यदि आप लोग यहाँ से हम दक्षिण अमेरिका का मैप बनाएं तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये आपका पेरू है, इधर से आपका एक हम्बोल्ट की जो धारा निकलेगी। इसको मैं हम्बोल्ट वाले चैप्टर में भी कराऊंगा और पहला वीडियो इसी पे आपको मिलेगा हम्बोल्ट के बारे में। तो हम्बोल्ट ने पहली बार इस धारा को देखा था, इसीलिए हम्बोल्ट की धारा या इसे पेरू की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये ठंडी जलधारा है क्योंकि जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं धाराएं उसे ठंडी कहा जाता है। जो निम्न से उच्च की ओर जाती हैं वो गर्म और जो उच्च से निम्न की ओर वो ठंडी। और भी कई रीज़न है। ठीक, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहे। बस एक बार मैपिंग 1-2 बार करेंगे तो जलधाराएँ आपको एकदम रट जाएंगी। ठीक, अगला दिया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? टर्बिडिटी, जलधाराएँ जल के अंदर तीव्र गति गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं, सत्य नहीं है। ये कह रहा है, प्रश्न देख लीजिए, सत्य नहीं है। टर्बिडी धाराएँ अंतर समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, बात सही है। टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। टर्बिडाइट सागर तट पर समीपी उत्पत्ति की खुरदरी परतें होती हैं। अब देखिए जो टर्बिडिटी या टर्बुलेंट करेंट्स आप जानते होंगे, उसी से रिलेटेड है ये। टर्बिडिटी जो करेंट्स होती हैं जल के अंदर तीव्र गति से ये घिरी अपघर्षित निक्षेप होती हैं, गहरी समुद्री खड्डों का भी निर्माण ये करती हैं। यानी कि जो चक्करदार घुमावदार धाराएं होती हैं, जैसे आप जिसे भंवर धाराएं भी कहते हैं, भंवर धाराएं भी जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ब्रह्मांडी उत्पत्ति है, तो ये ब्रह्मांडी कहाँ से होगा भाई? ये आपका जो जल है, नदी जल है, समुद्री जल है, वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। आप उसको भूल जाइए। समुद्र आपने ना देखा हो तो आप अपने यहाँ की छोटी नहरें देखे होंगे, नहरों में आप पुल पे खड़े हो जाइएगा। पुल के जिधर से मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है तो इसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे चक्करदार घुमावदार जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, यही आपका टर्बुलेंट करेंट्स है। ठीक, तो यहाँ पे तीव्र गति से ये अपघर्षित निक्षेप होती हैं, यानी जैसे जैसे ये मान लीजिए इसके बीच कोई पार्ट आ गया तो इसको घुमाते हुए ले जाएंगी। ठीक, तो अपघर्षित करती हैं और अंतर समुद्री गहरे खड्डों का भी निर्माण करती हैं, तो ये खड्ड भी इससे बनाती हैं। सागर तट के समीप उत्पत्ति इनकी जो है
कह रहा है कि खुरदरी परतें होती हैं, तो यहाँ पे सही है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो ये टर्बिडाइट की उत्पत्ति जो है ये ब्रह्मांडी होती है, ऐसा ये रंग है। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहात्मक कारण लानीना को माना गया। लानीना किस प्रकार एल नीनो से अलग है। अब देखिए लानीना एल नीना दोनों आपको बताया गया है, सबीन सर ने भी आपको पढ़ाया है। तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखिएगा तो चैनल में जाके वीडियो लिस्ट में आप देखिएगा या प्लेलिस्ट में देखिएगा, ज्योग्राफी बाय सबीन सर का भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से आप सबीन सर के जो भी वीडियोज़ हैं उसको देख पाइएगा। तो सबीन सर जो है आपको पूरी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे, पूरा जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, यानी पूरी ज्योग्राफी वो आपको फ्री में ही इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो उसका कोई यहाँ पे कास्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि सबीन सर का यही मानना है कि जो वो यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसका कोई भी कास्ट यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। कि लानीना का वर्णन विषुववृत्तीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया जाता है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु ला नीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो ला नीना किस प्रकार से एल नीनो से भिन्न है। तो ला नीना का वर्णन विषुवतीय में असामान्य गर्म सागर तापमान से नहीं किया जाता, बल्कि ये विषुवतीय वृत्तीय पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान यहाँ पे सामान्य से 3 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है, इस वजह से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ये वाला तो रंग हो गया। अगला एल नीनो का जो प्रभाव है भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रतिकूल प्रभाव लाता है, परंतु ला नीना जो है मानसून पर ला नीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो इस पर एल नीनो का जो प्रतिकूल रूप से ये प्रभावित करता है, वहीं ला नीना के फलस्वरूप यहाँ पे मानसून जो है सामान्य से बेहतर और सुदृढ़ रहता है। तो जबकि यहाँ पे कह रहा है कि ला नीना से मानसून कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। एल नीनो से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है, ठीक, लेकिन ला नीना से भी जो मानसून प्रभावित हुआ रहता है वो वहाँ पे स्थिरता उसमें आ जाती है, सामान्य रूप से वो और बेहतर और सुदृढ़ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये रॉन्ग हो गया, यानी 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सही उत्तर आपका न ही 1 न ही 2। अगला देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है। महासागरों में जो घुला हुआ नमक है या लवण है उसी को लवणता कहा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है सत्य नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत बार ये आपका 2016 में तो लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके ऐसे ही पूछे गए थे जिसमें कहा गया कि सत्य कथन नहीं है। आपका एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, एक प्रश्न से आप बाहर हो सकते हैं और सेलेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों का स्तर उतना ज़्यादा टफ नहीं होता और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे समस्या हो जाती है। महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, बात सही है। महासागरों की औसत लवणता 35 परमिल है, 35 प्रति 1000। 35 को परमिल का मतलब ऐसे आपका लिखा जाता है। अब परसेंटेज आप कैसे लिखते हैं, ये आपका इतना यानी प्रति 100 पे 35। परमिल का मतलब होता है प्रति 1000 पे 35, तो 1000 ग्राम में आपका 35 ग्राम जो है नमक महासागरों में प्राप्त होता है औसत रूप से। ठीक, दोनों सही। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो नहीं, इसके आसपास जो उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भले ज़्यादा होता है, टेम्परेचर प्राप्त होता है, उतना ही वर्षा हो जाती है। आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, ये भी आपका सही है। तो सत्य नहीं है, तो सी आपका यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक, अगला है क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में ये बात कही जा रही है? कौन सी बात कही जा रही है? अब देखिए यहाँ पे हमने कितने प्रश्नों को देखा था, यहाँ पे 67 प्रश्न देख लिया गया था। ये आपका 68 नंबर का है, ठीक। ये आपका 69 है और ये आपका 70, ठीक। तो 17वां जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि क्षेत्र की जलवायु चरम है। अब यही आपका महत्वपूर्ण है, जब आप बायोम जीवम पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, तब वहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और यही चीज़ें लिख के दिया है कि किस क्षेत्र की जलवायु चरम होती है, वहाँ पे वर्षा कम होता है, लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। ऐसी बात की जलवायु या किन क्षेत्रों के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा, मध्य एशियाई स्टेपीज का जो एरिया है उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ का जो जलवायु है चरम है, वर्षा कम होती है, लोग खानाबदोश होते हैं, ठीक। खानाबदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है यहाँ पे शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये प्रमुखता से मिलता है, ठीक। अगला है बिलीबिली क्या है? नेक्स्ट है बिलीबिली क्या है? समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाए जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष है, या फिर एक हवा जो एक रेगिस्तान में उड़ती है, या फिर उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, या लक्षद्वीप समूह के पास पाई जाने वाली तरह की आम मछली है। एक भी नहीं है। ये बिलीबिली क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया में जब आएगा तो बिलीबिली कहेंगे, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में जो है इसे बिलीबिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या होता है? खारेपन का मुख्य कारण क्या होता है? भूमि, समुद्री जीवन, उल्कापिंड या ज्वालामुखी। तो खारेपन का ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी कारण है, ठीक। लेकिन सही, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेन कारण पूछा है। समुद्री जीवन से भी खारापन होता है, उल्कापिंड जब गिरते हैं तो उसमें भी यदि हो सकता है नमकीन की वजह से, ठीक। तो ये भी एक माइन्यूट कारण है। मेजर जो रीज़न है वो आपका भूमि होता है, ठीक। मेजर जो रीज़न है वो भूमि होता है, इसी कारण से यहाँ पे आपका खारापन देखा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की आदर्श स्थितियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये उत्पत्ति की आदर्श स्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये देखिए, यही आपका स्टेटमेंट देखिए, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 में ऑप्शनल ज्योग्राफी में पूछा था यही स्टेटमेंट। इस पर आपका 150 से 200 वर्ड लिखना था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं भूमध्यरेखीय महासागरों में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर, या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर, या शांत पवन पेटी में। तो कहाँ पे देखा जाता है ये? उष्णकटिबंधीय महासागरों के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ पर आपका ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आदर्श स्थिति देखी जाती है। कैसे? जो पश्चिमी तट होता है वो अपवेलिंग के परिणाम स्वरूप पूर्वी तट से जो उनका जो गर्म जल आता है वो एकत्र होने से चक्रवातों के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायुदाब वाले जो अभिसरणीय परिसंचरण क्षेत्र होता है, कर्क और मकर रेखाओं के मध्य लगभग 30 से लेके 30 नॉर्थ और 30 साउथ के मध्य ये उत्पन्न होता है। ये पूर्वी व्यापारिक हवाएं और विषुवतरेखीय महासागरीय धाराओं के प्रभाव से ये चक्रवात जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अगला उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं। जो पवनें चलती हैं इसमें सबसे तेज कहाँ पे अंकित की जाती हैं? ठीक, तो दिया है कि जो सम्मुख दाहिने वृत्त के चतुर्थांश में, या फिर सम्मुख बाएं वृत्त के चतुर्थांश में, या पृष्ठ के दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, या पृष्ठ के बाएं वृत्त चतुर्थांश में। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में जो है अंकित की जाती हैं सबसे तेज पवनें। फुजीटा जो स्केल है
उसका प्रयोग टॉर्नेडो की ही तीव्रता के लिए उपयोग किया जाता है। सिम्पसन स्केल का उपयोग हरिकेन के लिए किया जाता है। ये आपका यूजीसी में प्रश्न आए हैं, इसको भी देखते हुए चलिए। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश कर देते हैं। उन्हें फिलीपींस में टाइफू के नाम से जाना जाता है। वे 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य अक्षांशों में उद्गमित होते हैं। देखिए, इसमें भी नहीं पूछा गया है, यानी कि आपको फंसाने का, यानी आपको घुमाने का पूरी कोशिश आयोग करता है कि थोड़ा भी आप मिस करिए, आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि परीक्षाओं में थोड़ा यही आपकी समस्या होती है कि यही ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो यही से प्रश्न आपका गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जो कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न चक्रवातों को क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और इन चक्रवातों से आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश कर देते हैं। सही है, इससे वर्षा होती है। अगला, उन्हें फिलीपींस में टाइफू के नाम से जाना जाता है। तो फिलीपींस में इन्हें बाग्यो के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस नाम से उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर में इसे टाइफून कहते हैं। और दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। सामान्यतः दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चक्रवात पाए नहीं जाते हैं। ठीक, जिसका प्रमुख कारण है कि समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना, परंतु हरिकेन जो यहाँ पे आता है, जो इसका अपवाद है। तो ये आपका यहाँ पे राइट है। 8 डिग्री नॉर्थ से साउथ में ये उत्पन्न होता है, तो इसकी जो उत्पत्ति मानी गई 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में होता है। तो ये भी आपका सही है। फिलीपींस में इसे टाइफू नाम से नहीं बल्कि बाग्यो नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सही नहीं है बी, मूसलाधार वर्षा करते हैं ये और व्यापक तबाही फैलाते हैं, बात सही है। फिलहाल फिलीपींस में जो आपका चक्रवात आता है, इसे बाग्यो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बाग्यो। ठीक, आयोग का जो आंसर था यहाँ पे, चूँकि ऑब्जेक्शन जो लोगों ने किया था वो इसको लेके किया था कि 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के मध्य ये उद्गमित होता है, जबकि ये होता है 5 से लेके 15 के बीच होता है। तो जब 8 डिग्री कह दिया गया तो ये स्पेसिफिक हो गया। लेकिन फिर भी यदि आप बड़े स्तर पे देखें तो 5 से 15 के बीच 8 आ रहा है, तो इसको एक हद तक सही माना जा सकता है, लेकिन आयोग ने इसे एलिमिनेट कर दिया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने 75 प्रश्नों को देख लिया और ये पूरा पीजीटी का सॉल्व हम लोग देख रहे हैं और बहुत डिटेल तरीके से देख रहे हैं। ठीक, इसी तरह से आपको पेड कोर्स में भी पूरा डिटेल में अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।